हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हाई सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो, या कमांड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो, या रेलवे हो, या आप स्टेट लेवल का किसी भी स्तर के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या आप कॉलेज स्तर के या स्कूल स्तर के छात्र हैं, तो उस नजरिए से भी देखा जाए तो आपके लिए ये सेशन जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों से, विशेषकर छात्रगणों से ये नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बना रहिएगा। अब वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो स्किप करके देखेंगे तो कुछ तत्वों से आप वंचित रह जाएंगे और अधूरा ज्ञान कहीं से भी उचित नहीं कहा जाता है। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स जो है वह है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय। जब ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो उसके फाउंडर कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो देखिए, राजा राम मोहन राय को हम कई नामों से जानते हैं। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को स्वामी विवेकानंद ने उनको योग पुरुष कहा है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा गया है। तो देखिए, राजा राम अपने गुणों के कारण, अपने कृतियों के कारण इतिहास में कई नामों से, कई उपाधि से सम्मानित किए गए। राजा राम मोहन राय नाम से पता चलता है राजा वाली ठाट बाट थी, यानी एक ब्राह्मण कुल में, एक संपन्न परिवार में एक बालक का जन्म होता है। राजा राम मोहन राय का जो जन्म होता है आपका 1772 ईस्वी में बंगाल के वर्धमान में होता है। कब उनका जन्म होता है? 1772 ईस्वी में। ठीक है, 1772 ईस्वी में बंगाल यानी कलकत्ता का, ठीक है, बंगाल यानी कलकत्ता का वर्धमान में होता है। देखिए, आपका इंपॉर्टेंट लाइन यहां से स्टार्ट होने, आपका इंपॉर्टेंट जो लाइन है यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, राजा राम मोहन राय कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। जैसे कि उन दिनों में जो समाज जो था, यानी जो भारत जो था, मध्यकालीन जो भारत था, मध्यकालीन भारत, जाहिर सी बात है उस समय में महिलाओं को कहीं ना कहीं सामाजिक नजरिए से देखा जाए, या धार्मिक नजरिए से देखा जाए, या शैक्षिक नजरिए से देखा जाए, उन्हें वो आजादी नहीं था जो पुरुषों का था। उन्हें धर्म के नाम पर, राजनीतिक नाम पर, समाज के नाम पर उन्हें ठगा जाता था, उन्हें अधिकार से वंचित रखा जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने धर्म की दृष्टि से बोलिए, चाहे उन्हें शिक्षा के दृष्टि से बोलिए या राजनीतिक दृष्टि से बोलिए, उन्होंने हर क्षेत्र में उन्होंने समाज के जो दबे कुचले जो लोग थे उसे अधिकार दिलाने में अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। यानी राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि सनातन धर्म और पश्चिमी सभ्यता के दोनों धर्म में जो अच्छाई थी उसे अपना लिए, और जो बुराइयां थी उसका डटकर मुकाबला किए। बेटुक अपना विचार को रखते थे। ठीक है, कोई क्या कहे इससे उनको कोई असर नहीं पड़ता था, बल्कि वे एक समाज सुधारक थे। समाज को सुधारने की बीड़ा उन्होंने उठा रखी थी। जाहिर सी बात है, जब एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति अपने से छोटे कुल की बात, अपने से छोटे कुल की हक की बात करता है, तो उसे उसकी बिरादरी के लोग आलोचना ना करें ऐसा संभव नहीं है। इनकी आलोचना जमकर होती है। इनके अपने कुल के लोग इनका आलोचना करते हैं, भला बुरा कहते हैं। यहां तक कि उनकी माता श्री भी उनका सपोर्ट नहीं करती है। और ये जो धर्म के नाम पर जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है, ये समाज के साथ साथ अपने घर में भी देखे थे। घर में देखते हैं कि उनकी जो भैया का देहांत हो गया तो भाभी को सती प्रथा के तहत उन्हें जिंदा जला दिया गया था। यानी सती प्रथा एक ऐसा प्रथा था, प्रथा नहीं कहेंगे, इसे कुप्रथा कहेंगे, क्योंकि प्रथा वो होता है जो सोसाइटी को अच्छा गुण प्रदान करे या अच्छा मार्ग पर लेकर जाए। लेकिन कुप्रथा वो होता है
कि प्रथा के नाम पर लोग तो उसे मानते हैं, लेकिन सोसाइटी को उससे कुछ भी लाभ नहीं होता है। यानी सती प्रथा, देखिए सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसे उन दिनों में जोर शोर से माना गया था, सिर्फ धर्म के नाम पर इसे क्या हमें प्राप्त होगा किसी ने सोचने का जरूरत भी नहीं समझा था। पर राजा राम मोहन राय ने सोचे और लोगों को समझाने का प्रयास किए कि सती प्रथा कहीं से भी उचित नहीं है। सती प्रथा था क्या? सती प्रथा यानी एक ऐसी प्रथा, यदि पुरुष मर जाए तो उसकी पत्नी को दुल्हन के जैसे सजाया जाता था। अब जबरन पुरुष की चिता पर स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। ये विचार था कि पुरुष के साथ साथ उसकी अर्धांगिनी जो है, महिला जो है, वो भी धाम चली गई। कैसा विचार होगा जरा सोच के देखिए। अगर आज का दिन में ये विचार होता तो मतलब 50 अगर पुरुष का समाज में देहांत होता है तो 50 महिला का भी देहांत हो जाएगा। धर्म के नाम पर उनके बच्चे को क्या होगा? बच्चे तो अनाथ हो गए। तो राजा राम मोहन राय ने ऐसी नीतियों का जमकर विरोध करते हैं। हालांकि इन नीतियों का विरोध करने में उनकी काफी आलोचना होती है। कुछ लोग उनके साथ देते हैं और कुछ लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। जिन्होंने छोड़ दिए उसका कोई परवाह नहीं किए, और जो साथ दिए उन्हें लेकर वो आगे बढ़े, और इतना आगे बढ़े कि अंत में ऐसी प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। आज समाज में आप देखेंगे कहीं पर भी सती प्रथा की आवाज जो है आपको सुनाई नहीं देगी। भारतीय राष्ट्रीयवाद में अहम योगदान दिया था। कैसे? उन दिनों में जैसे कि आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, और बैटल ऑफ प्लासी जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का बीच में हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी के पश्चात, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, इसके बैटल ऑफ प्लासी के पश्चात भारत पर पूरी तरह से अंग्रेजों का दबदबा हो गया था। अब अंग्रेज जो है धर्म के माध्यम से हो या कूटनीति का माध्यम से हो या शिक्षा का माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से अपने धर्म का विस्तार करना चाह रहा था। यानी हिंदुओं को इस तरह से प्रेरित कर रहा था ताकि वो लोग ईसाई धर्मों को अपना ले। ऐसे समय में राजा राम मोहन राय, जो कि एक महापुरुष कह सकते हैं उनको, राजा राम मोहन राय आम जनता को ये बताते हैं कि आप अपने मुक्ति करना चाहते हैं, यानी अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आप दूसरे धर्म में जाइए, बल्कि अपने धर्म में रहकर अपने धर्म की बुराइयों को समाप्त करके आप अपना जीवन को उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य को सफल कर सकते हैं। उन दिनों में देखिए अंग्रेज मिशनरी ने ईसाई धर्म का प्रचार के उद्देश्य से सन 1897 ईस्वी में, ठीक है, 1897 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम छापाखाना की स्थापना होती है। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में प्रथम फर्स्ट छापाखाना, यानी पेपर छापने का जो मशीन है, तो भारत में सर्वप्रथम कहां स्थापित होता है? कोलकाता में 1897 ईस्वी में। आप जानकर हैरानी होगा, आपको क्या हैरानी होगा कि ब्रिटिशों का जो कूटनीति था ये काफी जबरदस्त कूटनीति था। पूरी तरह से हिंदू धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें ईसाई धर्म में बदलना चाहते थे। इसके लिए उनका बुद्धि क्या था? देखिए, उन दिनों में जो छापाखाना जो बनता है बंगाल के श्री रामपुर में, उन दिनों में उन्होंने बांग्ला भाषा में दिग्दर्शन और समाचार दर्शन, ठीक है, दिग्दर्शन और समाचार दर्शन, दिग्दर्शन और समाचार दर्शन, देखिए, दो समाचार पत्र निकालते हैं। वो भी किस भाषा में? देखिए, अंग्रेजी में निकालना चाहिए था, तो अंग्रेजी में नहीं निकालते हैं, क्योंकि इनको पता है
कि समाज में कलकत्ता के श्री रामपुर में प्रेस की स्थापना होता है। कहां पर? कलकत्ता के श्री रामपुर में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कलकत्ता में बहुत बड़ी संख्या में लोग बांग्ला भाषी थे, माने यानी बांग्ला भाषा को जानने वाले थे। तो ब्रिटिश से समझती थी कि यदि मैं अंग्रेजी में छापूंगा तो जाहिर सी बात है बांग्ला भाषी लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जानने के इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ये जो दिग्दर्शन और समाचार दर्शन, जो ये दो समाचार पत्र निकाला जाता है, ये समाचार पत्र क्या होता है? बांग्ला भाषा में होता है और हिंदू धर्म के बुराई वहां छापी जाती है और इस ईसाई धर्म की जो वाहवाही छापी जाती है। वहां पर ईसाई धर्म की अच्छाई और सनातन धर्म की बुराई छापी जाती थी। मतलब हिंदू धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें कहीं ना कहीं इनको डिमोटिवेट किया जाता था, पर भ्रमित किया जाता था कि आप हिंदू धर्म को छोड़िए और ईसाई धर्म को अपना लीजिए। यदि अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं या जन्म का कुछ उद्देश्य को सफल करना चाहते हैं तो आपके सनातन धर्म में रहकर नहीं हो पाएगा, आप ईसाई धर्म की तरफ आइए। माने इस तरह से इनको डिमोटिवेट किया जाता था। वहीं राजा राम मोहन राय कम नहीं थे। राजा राम मोहन राय पढ़े लिखे तो व्यक्ति थे ही, कुल इनका ब्राह्मण था। अंग्रेजों का ये जो षड्यंत्र है, जो समाज में दिमक की तरफ फैल रहा था, इसको अच्छी तरह से वो समझ जाते हैं। उन्होंने हिंदुओं को क्या करते थे? समझाते थे कि देखिए आप अपना धर्म को बचा कर रखिए और अपने धर्म के अंदर में जो बुराइयां है उसे क्या कीजिए? समाप्त कीजिए। ठीक है, उन्होंने उन दिनों में ब्राह्मण मिशनरी संवाद, ठीक है, और ब्राह्मण से विधि, ब्राह्मण मिशनरी संवाद, उन्होंने हस्तलिपि एक पुस्तक लिखे। क्या लिखे? ब्राह्मण मिशनरी संवाद। ठीक है, ब्राह्मण मिशनरी संवाद, यह हस्तलिपि एक पुस्तक था, मतलब उनके हाथ द्वारा लिखा गया हस्तलिपि। ठीक है, एक पुस्तक था जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा हुआ था। इसमें उन्होंने हिंदू धर्म की जो गौरव गाथा है उसका बहुत बारीकी से उन्होंने वर्णन किया और साथ में लोगों को बताएं कि देखिए आप ये मत सोचिए कि आपकी धर्म आपका जीवन का उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती है। आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहीं और धर्म अपनाने के लिए या कहीं और जाने के लिए आवश्यकता नहीं है। वहीं पर देखिए हिंदू धर्म की कुछ त्रुटियां भी थी। ठीक है, उन्होंने हिंदू धर्म के जो त्रुटियां थी, जैसे कि सती प्रथा, हिंदू धर्म में जो कुछ त्रुटियां थी उस त्रुटियां को जमकर आलोचना भी करते हैं। उसके लिए उन्होंने एक आत्मीय सभा का गठन करते हैं। कब गठन करते हैं? 1815 ईस्वी में। कौन सी सभा? आत्मीय सभा। इस सभा का गठन करने में राजा राम मोहन राय का कई फ्रेंड थे, मित्र थे, जो कि राजा राम मोहन राय के विचारों से काफी संबंध रखते हैं, उनकी विचारों से काफी प्रभावित होते थे। ऐसे मित्र राजा राम मोहन राय के साथ कदम में कदम मिला के चलते हैं। तो राजा राम मोहन राय ऐसे मित्रों के सहयोग से ही वो आत्मीय सभा का गठन करते हैं और आत्मीय सभा का उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म के अंदर में जो बुराइयां है, यानी कुप्रथा है, जो कुप्रथा है लेकिन लोग उसे प्रथा समझ रहे हैं, लोगों को जाकर बताना कि ये कुप्रथा, ये प्रथा नहीं है, इससे समाज को, ये प्रथा जो है समाज के पतन की तरफ लेकर जाएगा, ये लोगों को बताना ही इस आत्मीय सभा का मूल उद्देश्य था। दूसरी तरफ देखा जाए जो कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। देखिए ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना होता है। ठीक है, ब्रह्म समाज
पहले तो इसे ब्रह्म समाज को ब्रह्म सभा कहा गया था, ठीक है। लेकिन वही ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा जो है आगे जाके क्या कहलाता है? ब्रह्म समाज कहलाता है। आज हम ब्रह्म समाज के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आगे जाके क्या कहलाता है? ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इसमें यह बताया गया है कि देखिए, ईश्वर एक है, उनका एक रूप है, उनका अनेक रूप नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें इधर उधर भटकने की या कई रूपों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरह का स्टेटमेंट राजा राम मोहन राय के द्वारा आया होगा और वो भी जात से ब्राह्मण, तो क्या उनके कुल के लोग, उनके जाति के लोग क्या उनके सपोर्ट किए होंगे? आप खुद सोचिए, नहीं किए थे। क्योंकि हम लोग क्या है, देवी देवताओं का जो पूजा करते हैं, हम लोग एक रूप का पूजा नहीं करते हैं, हम लोग कई रूपों का पूजा करते हैं। यहां तक कि राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। क्यों किया था? उनका मानना यह था कि ईश्वर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, ना इनका कोई रूप है, और इस संसार के कण कण में है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसका उनकी काफी आलोचना का सामना करना पड़ता है। जब ऐसा स्टेटमेंट समाज में देते हैं, वो इस तरह का अपना विचारधारा समाज में रखते हैं, समाज के लोगों के सामने रखते हैं, विशेषकर पंडितों के सामने रखते हैं, तो पंडित समुदाय उनकी जम की आलोचना करती है। अब देखिए, तो लेकिन राजा राम मोहन राय रुकने वाला कहां थे? राजा राम मोहन राय इस तरह से एक एक कदम समाज को सुदृढ़ बनाने में बढ़ा रहे थे, अपना एक एक कदम बढ़ा रहे थे, ताकि समाज में जो दिमक फैला हुआ है उस दिमक को समाप्त कर दे। अब जाहिर सी बात है, समाज का जो बीमारी थी वो एक दिन का बीमारी नहीं था, कई वर्षों का था, कई साल का था, कई 100 साल का था। ऐसी बीमारी को आप एकाएक समाप्त नहीं कर सकते हैं। अब उस बीमारी को समाप्त करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, सारे लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ अंश आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन बड़ा एक अंश जो है वो आपका विरोध करेगा। वही राजा राम मोहन राय का भी होता है। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह और पर्दा प्रथा का विरोध किया। पर्दा प्रथा मतलब स्त्रियों को उन दिनों में पर्दे में रखा जाता। पर्दे कहने का मतलब घर में रखा जाता था, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें किसी कारण से मार्केट नहीं भेजा जाता था। मार्केट जाना है तो पुरुषों का काम है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो पुरुषों का काम है, मेडिकल की पढ़ाई करना है तो पुरुषों का काम है, और उन्हें कम उम्र में शादी कर दिया जाता था, यानी बाल्य विवाह। कुछ जो दुल्हन थी उसको ये भी नहीं पता था ये हमारे पति हैं, यानी मान लीजिए 7-8 साल में शादी हुआ और एक गौना होता था। गौना यानी कुछ सालों के पश्चात, जैसे मान लीजिए 6-7 साल के पश्चात एक पुनः पंडित जी को बुलाया जाता था और वहां रस्म, कुछ रस्म होती थी, उसे पूरा कर दिया जाता था, बस शादी हो गया। जो स्त्री कल तक बालक थी, 13 साल हुआ भी नहीं, अब वो बहू कहलाने लगी, तो जाहिर सी बात है उसकी मनोदशा जो थी अत्यंत खराब हो जाता था। इस हिसाब से स्त्री की मनोदशा के साथ साथ उसके शारीरिक जो कंडीशन है उसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। तो राजा राम मोहन राय इन सब चीजों को बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे थे, समझ रहे थे चीजों को, कि जाहिर सी बात है ये जो नीति है, ये नीति समाज को हमारे पतन की तरफ लेके जाएगा। तो इसकी कड़ा आलोचना भी करते हैं वो। यहां तक कि राजा राम मोहन राय उन दिनों में जो विधवा जो बहू होती थी, औरतें होती थी, उनके साथ एक भेदभाव का विचार रखा जाता था, भेदभाव का व्यवहार किया जाता था उनके साथ, कि विधवा जो औरत होती थी कलरिंग साड़ी नहीं पहन पाएगी, विधवा जो औरत है मांस मच्छी नहीं खा पाएगी, विधवा जो औरत है वो श्रृंगार नहीं कर पाएगी, विधवा जो औरत है वो पूजा नहीं कर पाएगी, इस तरह के, या कोई पूजा में शामिल नहीं हो पाएगी, इस तरह के उसके साथ एक भेदभाव वाला व्यवहार किया जाता था। तो इसे देखकर राजा राम मोहन राय अत्यंत दुखी होते हैं और उन्होंने युवाओं को
मोटिवेट करते हैं, युवाओं को समझाते हैं कि देखिए विधवा से विवाह करना अपने आप में एक प्रतिष्ठा की बात है। यानी विधवा को जो उन दिनों में समाज में एक अलग नजरिए से देखा जाता था, एक गलत नजरिए से देखा जाता था, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के माध्यम से युवा पीढ़ी को काफी मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि आप विधवा के साथ विवाह कीजिए। दूसरी तरफ उन दिनों में जो पितृ संपत्ति होता था, तो पितृ संपत्ति का हकदार लड़कों को माना जाता था, महिलाओं को नहीं माना जाता था। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए जबरदस्त आलोचना करते हैं और महिलाओं को पितृ संपत्ति का हकदार बनाते हैं कि जो महिला है वो भी क्या हो सकती है, पितृ संपत्ति का हकदार बन सकती है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर उन दिनों में समाज में क्या होता था कि यदि किसी पति पत्नी का, मान लीजिए लड़की है, लड़की तो विवाह करके चली गई, लड़का है नहीं, तो उसकी जो संपत्ति है, उसकी संपत्ति का हकदार कौन बनता था, उसके घर परिवार के लोग हड़प लेते थे। तो ये भी एक अच्छा बात नहीं था। तो राजा राम मोहन राय ने बोला नहीं, इसकी संपत्ति का वास्तविक हकदार उसकी लड़की होगी। इस तरह से राजा राम मोहन राय ने समाज में एक नई चेतना जागृत करने का अपने ओर से हर संभव प्रयास करते हैं। दूसरी नंबर देखिए, सती प्रथा जो था ये तो चरम सीमा पर था। हालांकि इनके बात को माने कौन, समझाते समझाते थक चुके थे, कोई मानने को तैयार नहीं था। उन दिनों में हमारा भारत का वायसराय जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ये। लॉर्ड विलियम बेंटिंक कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक वायसराय थे। वायसराय, ये परीक्षा में पूछा जाता है, किस वायसराय के शासन काल में सती प्रथा को कानूनी तौर से बंद किया गया था? कानूनी तौर से मतलब इस तरह से कहीं सुना गया कि आप ऐसे कर रहे हैं तो पूरे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो सती प्रथा के सपोर्ट में थे उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सती प्रथा को बंद करने में। और उसके साथ कौन देते हैं? आपका राजा राम मोहन राय। कब देते हैं? आपका 1828 ईस्वी में। ठीक है, राजा राम मोहन राय यही नहीं रुकते हैं। देखिए कलकत्ता में उन्होंने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में उन्होंने 1817 ईस्वी में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। ठीक है, हिंदू कॉलेज। देखिए कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। कब करते हैं वो? 1817 ईस्वी में। ये हिंदू जो कॉलेज था, इस हिंदू कॉलेज को आगे जाकर आपका 1854 ईस्वी में इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। इसी कॉलेज का प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है, यानी हिंदू कॉलेज को प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जो जाना गया, इसी कॉलेज का स्टूडेंट थे आपका सुभाष चंद्र बोस, है ना, सत्येंद्रनाथ बसु, इसी कॉलेज के छात्र थे, हिंदू कॉलेज की। अच्छा, उनके विचारों से कई लोग थे, राजा राम मोहन राय के विचारों से जो सहमत थे। उसी में से आपका था देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर, या ठाकुर कह सकते हैं उनको। ठीक है, हेनरी बिबियन। हेनरी बिबियन कौन था? एक तो अंग्रेज था हेनरी बिबियन। तो हेनरी बिबियन जो था पेशे से शिक्षक थे वो। ठीक है, और अंग्रेज थे, जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था हेनरी बिबियन। इसका नाम इंपॉर्टेंट है। देखिए हेनरी बिबियन इसलिए इंपॉर्टेंट है, हेनरी बिबियन, देखिए हेनरी बिबियन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किसकी स्थापना करते हैं? यंग बंगाल का। यंग बंगाल परीक्षा में यहां से पूछा जाता है, यंग बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी बिबियन ने किया था। जैसे कि मैं आपको बताया कि राजा राम मोहन राय
के विचारों से कई लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, समाज में उनका एक अपना वर्चस्व था, रुतबा था, उनका सम्मान था, जो कि उनके विचारों से अवगत थे, उनके विचारों को मानते थे, जिसमें आपका द्वारकानाथ ठाकुर और सत्यनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ ठाकुर भी थे उसमें। तो देवेंद्रनाथ जो ठाकुर थे वो कौन थे? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का पिताजी थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी जो थे वो देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, और देवेंद्र ठाकुर के जो पिताजी थे वो द्वारका ठाकुर थे, द्वारकानाथ ठाकुर। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में रिफॉर्म लाने के लिए, एक समाज को सुधारवादी की राह में आगे लेके जाने में रविन्द्रनाथ टैगोर की जेनेटिक भी, या रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी दादाजी भी अहम रोल प्ले किए थे। अच्छा, कहानी यहीं से समाप्त नहीं होता है, कहानी और आगे बढ़ता है। देखिए, हेनरी जो बिबियन जो थे, ये क्या करते हैं, उन दिनों में समाज में जो कुप्रथा चल रहा था, हेनरी बिबियन यंग बंगाल के माध्यम से जो युवा लोग थे उन्हें समझाते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस जो संगठन बनाया गया था, इस संगठन में आप जुड़िए। क्यों जुड़िए? क्योंकि इस संगठन का मूल उद्देश्य था सती प्रथा जैसे हो रही है कहीं, वहां जाकर रोकना, वहां की लोगों को समझाना, ठीक है, कहीं सती प्रथा जैसी घटना ना हो जाए, इस तरह से समाज में पूरी तरह से फैलकर प्रचार प्रसार करना, सती प्रथा कहीं हो रही है उसे जबरन भी रोकना है। यदि समझा कर लोग नहीं मानते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन लेकर या पुलिस की सहारा लेकर जैसे भी सती प्रथा जैसी घटनाओं को अंजाम देने से रोकना था। इस जो है यंग बंगाल या जो ब्रह्म समाज, ऐसे जो समाज थे, इस समाज से जो लोग जुड़े हुए थे, उनका ब्रह्म समाज जैसी संस्था, ब्रह्म समाज हो या यंग बंगाल संस्था हो, इस संस्था से जो लोग जुड़े हुए थे, उनका मूल उद्देश्य ये था कि समाज में जो सती प्रथा जैसी कहीं घटना घटित हो रही है उसे समझा बुझाकर सती प्रथा जैसी घटनाओं के अंजाम को रोकना है, नहीं होने देना है। यदि समझाने से लोग नहीं मानते हैं तो बाय फोर्स, यानी किसी भी तरह सती प्रथा जैसी घटनाओं को रोकना है, बाल विवाह को रोकना है, ठीक है, स्त्री शिक्षा में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करना है, लोगों को समझाना है। कोई मान लीजिए लड़का विधवा औरत से शादी करना चाहता है लेकिन लोग उसके ऊपर हमला बोल रहे हैं या उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसे रोकना है, चाहे वो उसके लिए पुलिस का सहारा क्यों ना लेना पड़े। ठीक है, इस तरह से आपका जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य सफल होता है। और आज जितना भी महिलाओं को जो सुविधा प्राप्त हुई है, इसमें ब्रह्म समाज के साथ साथ अन्य और भी समाज है, जैसे कि आर्य समाज है, ठीक है, इस तरह से और भी समाज है, उन सब समाजों का अहम योगदान रहा है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और आज क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद।